हाय फ्रेंड। आज हम बात करेंगे बूट सीक्वेंस के बारे में, जो कि एक सिंगल पावर आईसी का जो बूट सीक्वेंस होता है वो किस तरीके से काम करता है और एक एक लाइन उसकी कैसे एक्टिव होती है और फोन ऑन होने के लिए कौन कौन सी लाइन को एक्टिव और सही होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ये है हमारा बैटरी कनेक्टर, और बैटरी कनेक्टर से ही हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आता है लाइन बाय लाइन चेक करते जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या है सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बैटरी कनेक्टर ले लिया है और बैटरी कनेक्टर की जो लाइन है वो हमारी ओके होनी चाहिए, और इस लाइन का नाम होता है वो हमारी होती है वीवेट लाइन। क्या होती है? वीवेट लाइन। वीवेट लाइन का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है वोल्टेज और बी ए टी का मतलब होता है बैटरी। इसका मतलब होता है वी का मतलब वोल्टेज, बैटरी। तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो यहाँ पर इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद आगे जाती है। ठीक है, तो ये लाइन हमारी ओके होनी चाहिए, और इसमें जो हमारा वोल्टेज होता है वो होता है हमारा 3.7 से लेके 4.2 तक। ये एक मैक्सिमम वोल्टेज लिखा जाता है, लेकिन जितनी हमारी बैटरी चार्ज रहेगी उतनी ही वोल्टेज यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये लाइन हमारी क्या होगी, एक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ना इसमें शॉर्टिंग होना चाहिए, ना ही इसमें कोई लीकेज होना चाहिए, और ना ही इसमें इसकी लाइन ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन हमारी ओके होनी चाहिए, और ये लाइन जाती है हमारी डायरेक्ट कहाँ, डीसी टू डीसी आईसी में, जो कि चार्जिंग आईसी के अंदर डीसी टू डीसी आईसी का फंक्शन दिया गया है। तो ये कहाँ जाती है, हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो ये लाइन हमारी एक्टिव होनी चाहिए, और इसमें क्या होनी चाहिए, एक एक कंपोनेंट बहुत सारे लगे हुए होते हैं तो वो भी हमारा डैमेज ना होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारी वोल्टेज अगर एक्टिव होगी तब हमारी जाएगी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर, और फिर हमारी डीसी टू डीसी आईसी वोल्टेज जनरेट करती है, जो कि हमारी सेकेंडरी जो लाइन होती है यह हो गई हमारी विवेट लाइन, जो हो गई हमारी प्राइमरी लाइन। और इसके बाद जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी जो सेकेंडरी लाइन जनरेट करती है वो करती है हमारी कौन सी लाइन, वीपीएस लाइन। क्या जनरेट करेगी, वीपीएस लाइन। तो यहाँ पर इसके बीच में एक कॉइल भी लगा हुआ होता है, और ये वीपीएस लाइन जनरेट करने के बाद ये किसको देगी, ये देती है हमारी पावर आईसी को। ठीक है, तो पावर आईसी में अगर यहाँ पर देखें वीपीएस लाइन में, तो यहाँ पर आपको 4 वोल्टेज देखने को मिलेगा, और ये जो पावर आईसी के अंदर जा रही है तो ये देखिए इसमें हमारी 7 लाइन क्या हो रही है, पावर आईसी के अंदर इनपुट हो रही है। तो इसमें जिस भी आईसी में जितना भी हमारी बक कॉइल लगी हुई होती है तो उसकी एक एक इनपुट सप्लाई होती है। तो इसमें हमारी 7 कॉइल है लगी हुई, तो इसमें कितना वोल्टेज इनपुट हो रही है, 7। 7 लाइन हमारी क्या हो रही है, इसमें इनपुट हो रही है। ठीक है, और ये जो आईसी है हमारा पीएम 439 है। ठीक है, तो इसके बाद ये वोल्टेज मिलने के बाद फिर एक डीसी टू डीसी आईसी एक और वोल्टेज ऑफ भेजती है, किसको, पावर आईसी को, और उस वोल्टेज का नाम होता है सीबीएल पावर एन। क्या होता है, सीबीएल पावर एन, जो कि 1.8 वोल्टेज होती है। और ये वोल्टेज जैसे ही पावर आईसी को मिलता है तो पावर आईसी समझती है कि डीसी टू डीसी आईसी हमारा सही है, और इसकी जब सारा फंक्शन ओके रहेगा तब ये हमारा सीबीएल पावर एन वोल्टेज देगी ये 1.8 वोल्टेज किसको, पावर आईसी को, और पावर आईसी समझेगी हमारे डीसी टू डीसी आईसी ओके है। ठीक है, और ये वोल्टेज अगर ना मिले तो ये क्या समझेगी, हमारी डीसी टू डीसी आईसी हमारी खराब है। ठीक है, तो ये भी लाइन हमारी ओके होनी चाहिए, और इसमें हमारी 1.8 वोल्टेज होती है, और हर फोन में अलग अलग नाम से होता है। किसी में आपको सिस्टम ओके भी देखने को मिल जाएगा, और किसी में आपको सीबीएल पावर एन भी देखने को मिलेगा, और किसी में आपको पावर गुड के नाम से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम से भी होती है। ठीक है, तो स्कीमेटिक में अगर हम अभी रीड करेंगे तो स्कीमेटिक में भी समझाएंगे अच्छी तरीके से कि स्कीमेटिक में हमारा किस तरीके से कौन सा नाम से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा कौन सा वोल्टेज पावर आईसी जनरेट करता है। अब तो इनको पावर आईसी को इनपुट वोल्टेज मिल गया है, और इसका जो सीक्वेंस के हिसाब से ये सीबीएल पावर एन भी मिल चुका है पीएम 439 को। तो पावर आईसी का तो सारा रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अब काम करने की बारी है पावर आईसी की। ठीक है, तो ये फिर हमारा कौन सा वोल्टेज जनरेट करेगा, इसके बाद पावर के पे क्या जनरेट करेगा, कीपैड पावर एन पे। तो यहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट होता है वो कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, 1.8 वोल्टेज। और जैसे ही इस पावर बटन को प्रेस करोगे तब इसके आगे की सप्लाई बनेगी, वरना ये सप्लाई आगे की नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ तक आपको बैटरी लगाने के बाद यहाँ तक आपको सारी यहाँ तक आपकी सप्लाई क्या है, ओके होनी चाहिए, यहाँ तक कीपैड पावर इन तक। तो यहाँ पर जैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे तब इसकी आगे की सप्लाई बनेगी, और जब तक इसको प्रेस ना करें तब तक ये सप्लाई आगे जनरेट नहीं करेगी। ठीक है, तो हम तो या तो इसके आगे वाली सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये कीपैड पावर को शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो फोन क्या आया है दुकान में, डेड। तो डेड आएगा तो या तो हमारे इस कीपैड पावर को दोनों को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा, या तो हमें इस चार्जर लगाना पड़ेगा। तो चार्जर लगाने से क्या होता है,
इसकी सारी ऐसी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि चार्जर लगाने के बाद इसमें जो पावर ऐसी है और सीपीयू है और एमएमसी और रैम जो है ये सारी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि जो डिस्प्ले पे है एक लोगो शो कराना रहता है चार्जिंग का। जैसे ही आप फोन चार्ज में लगाते हैं तो उसमें एक लोगो शो कराना रहता है, तो इसीलिए सारी क्या होती है एक्टिव हो जाती है ऐसी। तो आप इसमें चार्जर भी लगा सकते हैं या फिर हमारा कीपैड पावर को, जो हमारा ये कीपैड पावर का जो बटन है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को शॉर्ट करके आगे वोल्टेज को बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास दोनों रास्ता है, तो आप जिस भी रास्ते पर जा करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें हम चार्जर लगाएंगे तो ये हो गया हमारा B2B कनेक्टर, जो हमारा मेन बोर्ड से आता है। तो मेन बोर्ड से आने के बाद क्या होता है, एक पत्ता लगा हुआ होता है बीच में, और पत्ता लगने के बाद वो आता है हमारा मेन बोर्ड में। ठीक है, तो ये मेन बोर्ड का कनेक्टर है, इसको बोला जाता है B2B कनेक्टर, जो कि बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है ये। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन निकल के आएगी और इस लाइन का नाम रहेगा हमारा क्या, V बस लाइन। जब आप चार्जर लगाएंगे तो यहाँ पर आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा और इसका नाम रहेगा क्या, V बस लाइन, वोल्टेज बस। ठीक है, और ये आएगी किसके अंदर, डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। और ये जैसे ही इसके अंदर आएगी तो ये कौन सा वोल्टेज जनरेट करेगी, VPH का, और फिर जनरेट करेगी हमारे CBL पावर N का। ठीक है, यहाँ पर आपको पावर गुड भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों वोल्टेज जनरेट करने के बाद फिर ये क्या जनरेट करेगी, कीपैड पावर N, तो 1.8 वोल्टेज। तो यहाँ तक तो ये जनरेट करेगी, लेकिन इसके आगे वाली जो सप्लाई है वो भी जनरेट करेगी। तो इसके बाद हमारी जो सप्लाई है वो क्या क्या बनती है और कैसे बनती है उसी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें उसको, तो सबसे पहला जो हमारा बक कॉइल होता है वो हमारा कौन सा सप्लाई बनता है। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ हमारा S4, और ये जो सप्लाई बन रही है इधर से जा रही है कॉइल में, और कॉइल से निकलने के बाद ये कहाँ आ रही है, पावर आईसी के अंदर ही आ रही है। और इस जो सप्लाई का नाम है, इसका नाम है हमारा हायर एलडीओ। तो सबसे पहले इसमें बनेगा हमारा हायर एलडीओ, और इसमें जो वोल्टेज होता है वो होता है हमारा 2 वोल्टेज के करीब। ठीक है, तो ये इनपुट और ये आउटपुट होने के बाद ये फिर से क्या हो रही है, पावर आईसी के अंदर ही इनपुट हो रही है, ताकि जो अदर एलडीओ है उसको एक्टिव कराया जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी हायर एलडीओ। और इसी तरीके से क्या होती है, एक बक कॉइल और होती है जो कि हमारी एक लोअर एलडीओ होती है इस तरीके से, और बनने के बाद ये इनपुट होगी और इनपुट से फिर आउटपुट होकर के फिर से क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी पावर आईसी के अंदर ही। ठीक है, और इसका नाम रहेगा क्या, लोअर एलडीओ। और इसमें आपको 1 वोल्टेज से लेकर के 1.3 वोल्टेज भी देखने को मिल जाएगा, और हायर एलडीओ में अगर बात करें तो 2 वोल्टेज से लेकर 2.5 वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 10% का टॉलरेंस रहता है, तो थोड़ा बहुत वोल्टेज भी कम जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक आपको चेक करना है, अगर ये 2 वोल्टेज नहीं बना तो क्या होगा, हमारी आगे की लाइन की कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। तो ये दोनों लाइन को हमें हमेशा चेक करना है। सबसे पहले एक हमारी 2 वोल्टेज की लाइन और एक हमारी 1.2 वोल्टेज की लाइन। ठीक है, तो अगर इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद जो हमारी बक कॉइल ऑन होती है तो ये होती है हमारी S7 की कॉइल। ठीक है, और ये जो हमारी कॉइल है वो हमारी 0.9 वोल्टेज की लाइन है, जो कि एक मेमोरी की लाइन होती है, और ये जाती है कहाँ, हमारी डायरेक्ट सीपीयू के अंदर। ठीक है, और ये हमारी 0.9 वोल्टेज की लाइन है और ये जा रही है हमारी सीपीयू के अंदर। और इसके साथ अगर देखें तो यहाँ पर एक स्विचिंग होता है और इसी के साथ एक फीडबैक लाइन भी होती है इस तरीके से कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा रहेगा आपको VFV। तो VFV का मतलब होता है वोल्टेज फीडबैक। ठीक है, तो ये फीडबैक भी देती है कि यहाँ पर हमारा स्विचिंग बराबर है या नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये, क्योंकि ये जो हमारा फीडबैक लाइन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ये क्यों किया गया है, क्योंकि ये लो वोल्टेज और हाई एम्पियर की लाइन है। इसमें देखो वोल्टेज तो हमारी 0.9 है, लेकिन क्या है, इसमें हमारी हाई एम्पियर है, बहुत ज्यादा एम्पियर है। ठीक है, क्योंकि एक आईसी को चलाने के लिए ज्यादा एम्पियर की जरूरत पड़ती है, और ये जो हमारा सीपीयू है वो हमारा मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, तो इसको चलाने के लिए क्या है, हाई एम्पियर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखें तो इसमें हमारी कितनी वोल्टेज है, 0.9 वोल्टेज, और ये हमारी मेमोरी की सप्लाई हो गई और ये चली गई कहाँ, सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो ये भी हमारी सीपीयू की इनपुट सप्लाई हो गई। और फिर इसके बाद हमारा कौन सा सप्लाई बनता है, अगर हम बात करें तो फिर बनेगा हमारा S2। पहले बना हमारा S7, फिर बना हमारा S2, और S2 बनने के बाद ये हमारी कौन सी सप्लाई है, कोर की लाइन। अगर ये भी लाइन हमारी खराब हो जाए तो हमारी ग्राफिक नहीं आएगी। ठीक है, और पहले तो हमारा फोन भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये भी लाइन हमारी बहुत सारी जगह पे जाती है। तो ये हमारी सीपीयू की क्या हो गई, इनपुट वोल्टेज हो गई है। ठीक है, और इसमें भी इस तरीके से एक फीडबैक लाइन जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसमें भी आपको 0.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा और इसमें भी आपको फीडबैक लाइन यूज किया हुआ देखने को मिलेगा, जितने भी आपको कॉइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से बात करें तो तीसरी लाइन बनती है हमारी S5 और S6।
S5 और S6 जो है दोनों क्या होती है, एक साथ मिल के बनती है। इस तरीके से आउटपुट होकर के कहाँ जाएगी, CPU के अंदर, और इस लाइन का नाम रहेगा हमारा APC। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेसर की ये जो लाइन होती है इसमें भी हमारी कितनी वोल्टेज होती है, 0.8 वोल्टेज। ठीक है, और इसमें भी उसी तरीके से एक सेंसिंग की लाइन होती है। अगर इस तरीके से देखें तो VFB लिखा हुआ रहेगा, मतलब वोल्टेज फीडबैक। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से देखें तो एक हो गई हमारी मेमोरी की लाइन, दूसरी होगी हमारी कोर की लाइन, और तीसरी होगी हमारी APC की लाइन। ठीक है, तो ये तो हमारी 3 लाइन हो गई। इसके बाद हमारी कौन कौन सी लाइन ऑपरेट होती है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो एक होती है हमारी मोडम की लाइन। कौन सी लाइन होती है, मोडम की लाइन, और उसमें भी हमारा कितना वोल्टेज बनता है, 0.8 वोल्टेज। लेकिन ये ऑन होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर ये लाइन में शॉर्टिंग भी रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल ऑन हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इस लाइन को बनाया है, ताकि ये जो कॉइल इतने सारे होते हैं इसमें कब वोल्टेज बनते हैं, कैसे वोल्टेज बनते हैं। तो ये जो हमारे मोडम की लाइन है इसमें हमारी कब वोल्टेज बनेगी, सिम लगाने के बाद। ये हमारे नेटवर्क सेक्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, अब नेटवर्क सेक्शन में CPU का जो बेसबैंड सेक्शन होता है उसमें जाती है, और ये सिम लगाने के बाद एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये अगर लाइन खराब भी रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये सब लाइन हमारी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, ये ओके होनी चाहिए। और ये सिम लगाने के बाद ही इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा, अगर मोडम सेक्शन अगर लाइन शॉर्टिंग है या फिर कुछ भी दिक्कत है तो। ठीक है, तो इसमें भी हमारी 0.8 वोल्टेज होती है, और ये हमारी जाती है A7 वाली जो सप्लाई है वो हमारी मोडम सेक्शन की है, और वो जाती है हमारी CPU के अंदर। और लेकिन ये जो वोल्टेज बनता है वो बनता है हमारा सिम लगाने के बाद। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर इसमें भी एक फीडबैक होता है। अगर आप देखें तो सब लाइन में एक एक फीडबैक भी होता है। ठीक है, ताकि जो हमारा स्विचिंग हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या करती है, फीडबैक भी लेती है कि पावर आईसी के अंदर को पता भी चलता है कि हमारा ये फीडबैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारी वोल्टेज जनरेट होती है वो होती है हमारी LDO लाइन। और LDO लाइन हमारी कब जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है, तो ये जो हमारा हायर LDO और लोअर LDO बना है उसी का ये इनपुट वोल्टेज दिया जाता है पावर आईसी के अंदर। तब ये देखो इस तरीके से ये बना, और बनने के बाद क्या हो गया, इधर से अगर इनपुट हो गया, इनपुट होने के बाद यहाँ से आउटपुट होकर फिर इनपुट हुआ, तो अगर ये इनपुट ना होगा तो ये हमारी LDO लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, अगर ये भी हमारा इधर से आउटपुट होने के बाद फिर से अगर इनपुट ना हुआ तो क्या होगी, हमारी जो LDO लाइन यहाँ पे बन रही है वीरेज L5, तो ये क्या होगी, हमारी LDO लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये जो हमारी LDO लाइन बन रही है ये हमारी कहाँ जाती है, तो ये भी हमारी कहाँ जाती है, वीरेज L5 1.8 वोल्टेज, तो ये भी जाती है हमारी CPU के अंदर, जो कि VDD MSM IO वोल्टेज है। ठीक है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज है, और ये जाती है हमारी CPU के अंदर। और यही वोल्टेज जाती है हमारी कहाँ, MMC के अंदर भी जाती है, जो कि हमारा होता है VCCQ के नाम से। ठीक है, तो ये हमारी MMC में भी जाती है और CPU में भी जाती है, और ये हमारा जाता है रैम के अंदर भी। ठीक है, जो कि हमारा VDD1 के नाम से है। अगर आप देखें तो अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाए तो ये आपको बहुत सारी जगहों पे जाएगी, जहां जहां पे इनपुट आउटपुट करने वाला साधन रहेगा, जहां पे एनेबल सिग्नल की जरूरत रहेगी, वो हमारी कहाँ दी जाती है, वीरेज L5 से। ठीक है, तो ये हर जगह पे दी जाती है। तो यहाँ पर भी आपको वोल्टेज ओके होना चाहिए, तब हमारी फोन क्या होगी, ऑन होगी। और अगर यहाँ देखें तो VDD MSM IO, तो ये हो गई है इसकी CPU की वोल्टेज, CPU में भी जा रही है, और यही वोल्टेज हमारी MMC में भी जा रही है और रैम में भी जा रही है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या ऑन होता है, अगर इसके बाद वाली का अगर बात करें तो इसके बाद होगा हमारा स्लीप क्लॉक 1, जो कि 32 किलो हर्ट्ज का है, और इसको आप DSO से चेक कर सकते हैं, ऐसे आप इसको चेक नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा वोल्टेज बनता है, तो अगर वोल्टेज की बात करें तो बनेगा हमारा वीरेज L7 1.8 वोल्टेज। और किसके लिए बन रहा है, तो ये हमारा किसके लिए बनेगा, USB के लिए। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा किसके लिए बनेगा, USB के लिए। तो ये भी लाइन हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर इस लाइन में भी शॉर्टिंग आ जाए या किसी तरीके से लीकेज आ जाए तो भी हमारा क्या होगा, सेट ऑन नहीं होगा। ठीक है, अगर इसके बाद वाली लाइन की अगर बात करें तो उसके बाद हमारा बनता है हमारा वीरेज L2 1.2 वोल्टेज। तो ये लाइन जो हमारी बनती है वीरेज L2 1.2 वोल्टेज, तो ये लाइन हमारी कहाँ जाती है, रैम के अंदर VDD2 के नाम से। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें तो ये दोनों हो गई इसकी रैम की वोल्टेज, और ये हो गई हमारी MMC की वोल्टेज जो VCCQ के नाम से है। ठीक है, और अगर इस तरीके से बात करें तो इसके बाद वाली जो वोल्टेज बनती है वो बनती है हमारी वीरेज L13 3.0 वोल्टेज, मतलब 3 वोल्टेज की लाइन बनती है। और ये बनती है किसके लिए, ये भी बनती है हमारी USB के लिए, USB के लिए, माइक के लिए, स्पीकर के लिए, जहां जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां वहां ये दिया जाता है। ठीक है,
क्योंकि ऑन होने के बाद क्या होता है, जैसे ये हमारा फ़ोन ऑन होता है तो ऑन होने में उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो एक-एक लाइन उसकी ओके होनी चाहिए। बाकी कुछ भी हमारा स्पीकर ना काम करे, ग्राफिक ना काम करे, वो अलग मैटर है और वो अलग तरीके से उसको चेक किया जाएगा। लेकिन जो ऑन होने की रिक्वायरमेंट है वो इतनी वोल्टेज होती है, ठीक है? तो ये सब लाइन उसकी ओके होनी चाहिए। 3.0 की भी लाइन क्या होनी चाहिए, ओके होनी चाहिए। और ये कहाँ जाती है, हमारी जा रही है सीपीयू के अंदर। फिर इसके बाद भी हमारी एक वोल्टेज आउटपुट होती है जो कि हमारी होती है VLA 2.9 वोल्टेज, और ये कहाँ जाती है हमारी एमएमसी के अंदर, VCC के नाम से। क्या जाती है, VCC के नाम से, और जो कि एमएमसी का ये मेन वोल्टेज होता है। अगर ये वोल्टेज ना मिला तो ये हमारे एमएमसी ऑपरेट ही नहीं होगी, ठीक है? और फिर इसके बाद हमारी जो वोल्टेज बनती है वो बनती है हमारी VREL 12 में जो 2.9 वोल्टेज बन रहा है, ये जो 2.9 वोल्टेज बन रहा है ये जाती है किसके लिए, ये बनेगी हमारी सिम सेक्शन के लिए और हमारा एसडी कार्ड के लिए। और इसके आगे की बात करें तो इसके आगे आपको मिलेगा बेस बैंड क्लॉक 1 जो कि 90.2 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। वो पावर ऐसी जनरेट करके कहाँ देगी, सीपीयू को। तब सीपीयू क्या करेगी, आगे जो RFFE क्लॉक जहाँ पे नेटवर्क सेक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ दिया जाता है। और अगर हम बात करें तो जहाँ पर हमारा वाईफाई का सेक्शन रहता है वहाँ भी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी दिया जाता है। और ब्लूटूथ सेक्शन में क्या होता है, ये दिया जाता है। तो ये 90.2 मेगाहर्ट्ज़ का ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जो कि हमारा बेस बैंड क्लॉक 1 के नाम से है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होती है, पावर ऑन रीसेट दिया जाता है। पावर ऐसी देता है किसको, सीपीयू को, ठीक है? कि पावर ऑन रीसेट। तो ये वोल्टेज अगर मिल जाता है जैसे ही सीपीयू को, तो सीपीयू समझती है कि हमारा क्या है, पावर आईसी ओके है। तो फिर एक रिटर्न सीपीयू क्या करती है, एक सिग्नल भेजती है किसको, पावर आईसी को। तो पावर आईसी को जब सिग्नल भेजेगी तो इसका नाम रहेगा हमारा पीएस होल्ड, ठीक है? तो पावर सप्लाई जो होल्ड होता है वो दिया जाता है पावर आईसी को। तो इस तरीके से पूरा एक फुल सीक्वेंस काम करता है। और अगर हम इसी चीज को स्कीमेटिक में देखें तो स्कीमेटिक में हमारा शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ, बैटरी कनेक्टर के पास से ही, ठीक है? तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको तीन कनेक्टर देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ वी वेट। तो वी वेट का मतलब होता है वोल्टेज बैटरी का क्या हो रहा है, इसमें इंजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा जो कनेक्टर है ये क्या है, हमारा कंफर्म बोल सकते हैं, ये हमारा बैटरी कनेक्टर। तो ये जो हमारा बैटरी कनेक्टर है इसको हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद ये हम कहाँ जाएंगे, डायग्राम के अंदर। और डायग्राम के अंदर हम इस तरीके से पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, बैटरी कनेक्टर है। तो स्कीमेटिक में आपको बहुत अलग तरीके से देखने को मिलेगा, लेकिन वो हकीकत में कुछ और होता है। अगर आप बैटरी कनेक्टर में देखें तो उसमें आपको 8 लाइन देखने को मिलेगा, या फिर 6 लाइन देखने को मिलेगा, या फिर 4 लाइन देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्कीमेटिक में आपको कितना दिख रहा है, 13-14, लेकिन है एक ही लाइन से कनेक्टेड है, इसलिए लंबा लंबा लाइन आपको खींच करके इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है? अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको वीवेट लाइन है, एक हमारा ग्राउंड लाइन है, एक हमारा आईडी है और एक हमारा एनटीसी है, ठीक है? तो ये हमारा 4 ही लाइन है। अगर यहाँ भी देखें तो ये हमारा क्या है, वीवेट से कनेक्टेड है, और ये हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ग्राउंड से कनेक्टेड देखने को मिलेगा, और ये जो लाइन है ये हमारा वीवेट से कनेक्टेड देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसमें 4 लाइन है। तो 4 लाइन में हमें कौन सा लाइन को देख करके चलना है, वीवेट वाली लाइन को। तो सबसे पहले अगर हम वीवेट की बात करें तो वीवेट वाली लाइन देखो, एक ऊपर जा रहा है और एक हमारी नीचे जा रही है, ठीक है? तो ये हमारी जो ऊपर जा रही है ये हमारी सेंसिंग की लाइन है, तो ये भी लाइन हमारी ओके होनी चाहिए, ठीक है? और इसके अगर नीचे की लाइन की अगर बात किया जाए तो नीचे लाइन में आपको देखने को मिल जाएगा कुछ कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखो, एक टीवीएस डायोड लगा हुआ है और 3 क्या लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, ठीक है? तो ये कैप को भी आप चेक कर लेंगे अच्छी तरीके से कि हमारा कैप तो ओके है या नहीं है। जब आप बैटरी के लगाएंगे तो बैटरी लगाने के बाद जो भी बैटरी में चार्ज रहेगा तो ये हमारे वीवेट पे क्या होगा, वोल्टेज बताएगा, ठीक है? और इसका एक टीपी पॉइंट भी होता है। तो अगर हम इस तरीके से क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत सारे जगह पे जा रहा है। अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ पे ये जा रहा है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाम शो कर रहा है। तो हम इसको नेक्स्ट करके देखेंगे तो यहाँ वीवेट को क्या कर लिए, कॉपी कर लिए, और कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये जो आ गया हमारा बैटरी कनेक्टर के पास से, क्योंकि जहां जहां पे नाम मैच होगा वहां वहां पे ये ले जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी नाम मैच हुआ तो भी हमारा आ गया। फिर नेक्स्ट किए तो फिर देखो जहां पर हम विवेट से कॉपी किए थे वहां पे ही है, क्योंकि यहाँ भी हमारा नाम मैच हो रहा है। तो हम इसको आगे बढ़ करके चलेंगे तो यहाँ पर आ रहा है हमारा विवेट टेस्ट पॉइंट, ठीक है? तो अगर हम देखें इस तरीके से तो यहाँ पर भी आ रहा है, तो और इसका ये क्या है, टेस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं टीपी 2405। तो अगर आप लेआउट में जाए तो लेआउट में क्या सर्च मारेंगे, टीपी 2405। तो 2405 को यहाँ पे टाइप करेंगे, और कॉपी टाइप करने के बाद हम यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करेंगे
तो बैटरी लगाने के बाद इसके जस्ट ऊपर में ही क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा बैटरी कनेक्टर है और यहाँ पर जैसे ही चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज बताना चाहिए जितना हमारा बैटरी में चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टीपी पॉइंट भी मिल गया और यहाँ पर भी हम चेक कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये लाइन जो जा रही है हमारी, ये जा रही है हमारी 4G IC में। और अगर इस तरीके से बात करें तो ये जा रही है हमारे 2G PA में भी और जा रही है हमारी APTHE में। तो ये बहुत सारे जगहों पे जा रही है। तो अगर वीवेट लाइन में शॉर्टिंग है तो या तो हमारी 2G PA भी खराब हो सकती है किसी किसी में, और किसी किसी में 4G IC भी खराब होती है, किसी किसी में APTHE भी IC खराब हो सकता है, या तो फिर कोई भी कंपोनेंट भी खराब हो सकता है अगर वीवेट लाइन में शॉर्टिंग रहा तो, ठीक है। और किसी किसी में क्या होता है जो कि हमारे 4G PA और 2G PA और APTHE है, इसको कौन सा वोल्टेज दिया जाता है, VPH का, चार्जिंग IC की जो सेकेंडरी लाइन की वोल्टेज होती है वो दी जाती है। किसी किसी में प्राइमरी लाइन को भी यूज किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, प्राइमरी लाइन को यूज किया गया है, ठीक है। तो वीवेट लाइन इसमें इनपुट हो गई और इसके बाद फिर इसमें हमारी कहाँ आ गई है, वीवेट लाइन इनपुट हुई, वो कहाँ आई है हमारी, वीवेट पावर, ठीक है। तो ये जो हमारी IC है ये हमारी कौन सी IC है, अगर आप देखें तो ये हमारी U1101 ये IC का लोकेशन नंबर है। और ये अगर देखें तो USB इन हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा लाइन है, ये हमारा कौन सा लाइन है, वीबस USB इन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये हमारा कौन सा IC है, चार्जिंग IC है। क्योंकि जहां भी हमारा वीबस इन होता है तो वो हमारी कौन सी IC होती है, चार्जिंग IC होती है। तो ठीक है, तो ये हमारा वीबस, ये जो हमारा वीबेट है ये तो आ गई हमारी चार्जिंग IC के अंदर इनपुट हो गई। और जैसे ही इसमें इनपुट होती है तब यहाँ से क्या होता है, VPH पावर आउट होता है। और आउट होने के बाद क्या हो रही है, जैसे ही यहाँ से आउटपुट होने के बाद ये चली जाती है हमारी बहुत सारी जगहों पे, जहां जहां उसको जाना होता है वहां वहां, जहां जहां कोई भी IC है सारे IC को एक्टिव करवाने के लिए जहां जहां VPH पावर की जरूरत पड़ती है वहां वहां ये वोल्टेज यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी बैटरी लगाने से भी VPH बनती है या फिर हमारी चार्जर लगाने से भी बनती है। अगर चार्जर लगाएंगे तो चार्जर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम चलेंगे कनेक्टर की ओर। तो देखिए चार्जिंग का जो कनेक्टर है वो, इसमें भी देखो एक नाम सिंपल सा दे रखा है जो कि है VBus। तो ये हमारा कौन सा कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर। तो हम इसको इस तरीके से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद डायग्राम में जा करके इस तरीके से हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पेस्ट करेंगे तो ये भी आ गया हमारा कौन सा है, चार्जिंग कनेक्टर है। तो अगर हम यहाँ देखें VBus तो यहाँ पर देख सकते हैं आप VBus की लाइन है ये, ठीक है। तो VBus लाइन को पकड़ करके चलेंगे इस तरीके से और इसमें जो हमारा वोल्टेज बनने वाला है वो हमारा कितना वोल्टेज बनेगा, वो बनेगा हमारा 5 वोल्टेज। और उसमें से आने के बाद इसमें इनपुट हो रहा है और इधर से हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पर क्या हो रहा है, IC के अंदर इनपुट हो गया वोल्टेज, तो यहाँ पर क्या है, नाम चेंज हो चुका है। तो हम इस नाम को कॉपी करेंगे VBus USB इन को नाम से। तो यहाँ पर जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद ये हमारी कहाँ आ गई है, चार्जिंग IC के अंदर आ गई है, ठीक है। और जहां पर हम थे वहीं पर आ गए हैं, ठीक है। और ये जैसे ही इनपुट होता है तो फिर इसमें कौन सा वोल्टेज जनरेट होता है, जो कि होता है हमारा USB इन MID जनरेट होता है, जो कि एक कैप लगा हुआ होता है। और किसी किसी में जिसमें सेकेंडरी डबल चार्जिंग IC लगा हुआ होता है तो यही वोल्टेज चला जाता है डबल चार्जिंग में। और किसी किसी में क्या होता है, ये फ्लश लाइट के लिए चला जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये हो गया हमारा PMID। फिर इसके बाद यहाँ पे होता है हमारी स्विचिंग और ये है हमारी लगी हुई बूट कैप। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनता है वो होता है हमारे 8 वोल्टेज और इधर बनती है 4 वोल्टेज। और 4 वोल्टेज जैसे ही जनरेट होगा ये VPH बन जाएगी और यही लाइन होकर के ये चली जाएगी पूरी सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है। तो या तो फिर बैटरी लगाओ या तो फिर चार्जर लगाओ, ये VPH बनेगी पहले। और उसके बाद हम VPH को कॉपी करेंगे तो ये जहां जहां VPH जा रही है वो इस टाइप से देख सकते हैं, ये सारी लाइन में क्या है, VPH इतना जगह पे जा रही है, इतनी सारी IC पे जा रही है, जहां जहां पे इसकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ जा रही है। तो जहां जहां भी नाम मैच होगा वहां वहां भी दिखेगा। तो ये हमारी कौन सी IC है, U1101। तो ये हमारी चार्जिंग IC के पास ही घूम रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी हमारा क्या है, 2-3 लिखा हुआ है तो 2-3 जगह इस तरीके से नाम मैच हो रहा था, तो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा जा रहा है डिस्प्ले के लिए। फिर हम इसके आगे देखेंगे तो ये हमारा जा रहा है फ्लश IC के लिए, ठीक है, ठीक है। तो आगे हम देखें तो ये आ गई हमारी किस लिए, पावर IC के अंदर, ठीक है। लेकिन ये हमारी सेक्शन नहीं है, जो बूट सीक्वेंस का हिसाब है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो अगर हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारी पावर IC की जो सप्लाई होती है S1 S2, तो इस तरीके से हम जब तक ना आए तब तक हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर ये हमारा VPH लाइन है
और ये इसमें भी देखो बहुत सारे कंपोनेंट भी लगे हुए हैं, और कंपोनेंट के फिल्टर होने के बाद ये वोल्टेज कहाँ जाती है हमारी पीएम 439। ये जो हमारी आईसी है, ये हमारी कौन सी आईसी है, पीएम 439, जो कि हमारी पावर आईसी है। और ये जो इसका सेक्शन है वो है हमारी वीरेज 1 सेक्शन, ठीक है। और अगर पावर आईसी की लोकेशन नंबर की बात करें तो ये है हमारी U1201, ठीक है। तो ये है हमारी पावर आईसी, और पावर आईसी के अंदर जितने भी बक कॉइल होते हैं उतने हमारे इनपुट होते हैं। तो अगर कॉइल को भी अगर हम गिनेंगे इस तरीके से, तो 1 2 और इधर हो गया 3 4 5 6 और 7, 7 कॉइल है। तो इसमें इनपुट भी क्या होगा, 7 इनपुट होगा। अगर आप इस तरीके से देखें तो इनपुट हमारा कितना हो रहा है, तो अगर आप देखें तो एक ही लाइन से क्या किया गया है, एक ही लाइन से ये 7 जगह पे दे दिया गया है डिवाइड करके। अगर आप इधर देखें तो यही लाइन में क्या हो रही है, S1 में जा रही है, और यही लाइन हमारी जा रही है S2 में, और फिर S3, फिर S4, फिर S5, S6 और S7। तो इस तरीके से जा रही है इनपुट, ठीक है। तो दोनों लाइन क्या हो रही है, इस तरीके से इनपुट हो रही है। तो इनपुट हमारा जितना वोल्टेज, जितना हमारा कॉइल रहता है उतना हमारा इनपुट वोल्टेज दिया जाता है पावर आईसी के अंदर। तो इसमें 7 कॉइल है, तो 7 हमारा क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। और इनपुट होने के बाद इसमें सबसे पहला वोल्टेज है जो हमारा बनता है, वो बनता है हमारा S4 की। जो कि हमारा S4 बनता है वो होता है हमारा क्या, हायर एलडीओ, ठीक है। और हायर एलडीओ को बनने के बाद ये कहाँ जाती है, हम इसको देखेंगे, क्योंकि वो तो जा रही था हमारी पावर आईसी के अंदर ही जाती है वापस। तो ये जो हमारा सेक्शन है, ये हमारा कौन सा सेक्शन है, वीरेज 1 सेक्शन। लेकिन जब इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो ये आ जाएगी वीरेज 2 सेक्शन में। तो हम इस तरीके से नेक्स्ट किए, तो नेक्स्ट करने के बाद जहां जहां नाम मैच होगा वहां वहां आएगी। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आ रही है हमारी पीएम 439, और ये अगर आप देखें तो ये है हमारी वीरेज 2 सेक्शन, ठीक है। तो इसमें आ रही है। तो अगर आप देखें तो वीरेज वीरेज S4 2.5 वोल्टेज आ रही है, इनपुट हो रही है इसी आईसी के अंदर। और फिर यहाँ से क्या हो रही है, जनरेट हो रही है ये सारी एलडीओ, ठीक है। अगर ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं बनेगा तो क्या होगी, हमारी एलडीओ ही जनरेट नहीं होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें S3 की, तो S3 भी हमारी बनने के बाद क्या हो रही है, इसी आईसी के अंदर इनपुट हो रही है, जो कि हमारी कुछ एलडीओ को ये भी एक्टिव करवा रही है। अगर ये भी हमारी लोअर एलडीओ और हायर एलडीओ भी ना बने तो भी हमारी क्या होगी, आईसी एक्टिव नहीं होगी। और जब ये एक्टिव नहीं होगा, पावर आईसी की जो एलडीओ लाइन है अगर वो एक्टिव नहीं होगी, तो क्या होगी, हमारी सीपीयू में इनपुट नहीं मिलेगी, एमएमसी में इनपुट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले अगर ये हमारी हायर एलडीओ हो गया और ये हमारी लोअर एलडीओ हो गया, ठीक है। तो हम चलते हैं वहीं पे जहां पर हम पहले ही थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस तरीके से, तो ये हमारी आ गई हायर एलडीओ और ये हो गई हमारी लोअर एलडीओ, ठीक है। ये अगर S4 की बात करें तो ये हमारी हायर एलडीओ और ये हो गई हमारी लोअर एलडीओ, जो कि 1.2 वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और अगर हम इसके आगे की बात करें तो वो बन रहा था हमारा वीरेज S7, जो कि हमारी मेमोरी की सप्लाई है। और ये हमारी कहाँ जा रही है, हम इसको भी देखेंगे। तो ये जो हमारी पावर आईसी से आउटपुट हो रही है लाइन, तो ये अगर देखें तो वीरेज S7, तो S7 को हम इस तरीके से नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे कि हमारा कहाँ जा रहा है। तो ये हमारा देखो सीपीयू के अंदर और भी जगह पे जा रहा है, ठीक है। तो अगर जो इसका मेन सेक्शन है, अगर मेन सेक्शन की बात करें तो देखो VDD-MEM लिखा हुआ था, मतलब वोल्टेज मेमोरी का इसमें इनपुट हो रहा है। और इनपुट हो रहा है कितना वोल्टेज, 0.9 वोल्टेज, ठीक है। और अगर हम इसकी सेंसिंग लाइन की बात करें तो सेंसिंग लाइन देखिए, एक सेंसिंग लाइन भी दिया हुआ है इस तरीके से। तो देखो वोल्टेज रेगुलेटर S7, तो S7 की जो सप्लाई वोल्टेज आउटपुट हो रही है 0.9 वोल्टेज, तो वो इसकी सेंसिंग लाइन भी है, ठीक है। और इसके कॉइल के आगे से देखिए इस तरीके से कनेक्टेड। अगर हम इसको कॉपी करके नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए कहाँ जा रहा है। तो अगर आप आगे देखें तो आगे से यहाँ क्या हो रहा है, सीपीयू के पास से कनेक्टेड है। और कनेक्टेड से ये बता रही है पावर आईसी को कि यहाँ पर हमारा जो स्विचिंग है वो सारा सही है, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा वीरेज S7, ठीक है। S7 बनने के बाद फिर बनता है हमारा वीरेज S2, ठीक है। अगर वीरेज S2 बनेगा इसके बाद, तो वीरेज S2 को हम कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी कोर की लाइन है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ये हमारी बहुत सारी जगहों पे भी जाती है, जहां जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है 0.8 वोल्टेज की। तो ये हमारी कहाँ आ गई, कोर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो VDD कोर की लाइन है ये, तो ये कोर में आ गई। और ये जो है इसी है, ये हमारा क्या है, सीपीयू है। तो U1001 है इसका लोकेशन नंबर। तो यहाँ पर अगर टाइप करें तो ये क्या है हमारा U1001। तो अगर आप इस तरीके से कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये बता देगा कि हमारा सीपीयू है या फिर एमएमसी है। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, सीपीयू है।
क्या है, ये CPU है। तो अगर इस तरीके से देखें तो ये हमारी कहाँ आ रही है, कोर सेक्शन में आ रही है, Vreg S2, ठीक है। और Vreg S2 के बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है वो हमारी बनती है APC की सप्लाई, और APC की जो सप्लाई होती है वो होती है हमारी दो दो कॉइल को मिला करके बनाती है एपीसी की सप्लाई। अगर आप इधर देखें तो दो कॉइल को क्या करेगी, मिला के बनाएगी। अगर आप यहाँ देखें तो देखो ये है हमारे VSWS5, और यहाँ देखो तो VSWS6। तो दोनों कॉइल क्या है, एक ये हो गया हमारा बक कॉइल और एक ये हो गया बक कॉइल। तो दोनों को क्या कर दिया गया है, एक में मिला दिया गया है, और एक से यहाँ पे क्या किया गया है, लिया गया है वोल्टेज 0.8 वोल्टेज। और यहाँ पर अगर जैसे ही इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये जाएगी डायरेक्ट कहाँ, सीपीयू के अंदर। कहाँ जाएगी, सीपीयू के अंदर। तो ये हमारा एपीसी का है, वीडीडी एपीसी, ठीक है। और ये हो गया इसका सेंसिंग लाइन। तो ये सेंसिंग लाइन है जो कि एक सेंसिंग कर रही है पावर आईसी के पास। अगर फीडबैक लाइन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर हो गई VFB। तो यहाँ पर हम जैसे इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये जाएगी हमारी पावर आईसी के अंदर। तो ये देखो ये हमारी सेंसिंग भी कर रही है, ये हमारी पावर आईसी है। अगर हम इसका लोकेशन नंबर भी डाल के चेक करें तो ये हमारी क्या है, पावर आईसी है PM439। तो U1201 ये इसका क्या है, लोकेशन नंबर। तो यहाँ पर अगर हम टाइप करके देखेंगे तो U1201, तो ये क्या है हमारा लोकेशन नंबर है, इस तरीके से, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये पावर आईसी है और ये सारे यहाँ पे बक कॉइल लगे हुए हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हमारा सप्लाई बनेगा वो बनेगा हमारा Vreg L5, ठीक है। तो Vreg L5 कहाँ से बनता है, तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद नहीं तो यहाँ पर हम S4 को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम LDO सेक्शन में आएंगे। तो अगर हम Vreg L5 की बात करें तो Vreg L5 पे हम क्लिक करेंगे, और Vreg L5 अगर देखें तो Vreg L5 बहुत सारे जगहों पे जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये लंबा लाइन यहाँ पे दिखा हुआ है, तो ये बहुत सारे जगहों पे जा रहा है। और अगर आप इधर देखें तो ये भी हमारा बहुत सारे जगहों पे जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे, और ये जाती है हमारी सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी एडियो सेक्शन में भी जा रही है, जो कि हमारी पावर आईसी के अंदर ही वापस जा रही है। और अगर हम बात करें तो ये हमारी आ रही है VCCQ के अंदर। क्या आ रही है, VCCQ के अंदर। अगर आप यहाँ देखें तो ये VCCQ में भी आ रही है, जो कि हमारी एक MMC है उसके अंदर भी आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, MMC है, और VCCQ की लाइन है ये 1.8 वोल्टेज की। फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद ये कहाँ जा रही है, तो अगर आप देखें तो ये आ रही है हमारी रैम के अंदर, जो कि VDD1 है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ रही है। तो ये भी वोल्टेज हमारी बहुत सारे जगहों पे जाती है। फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद ये जा रही है हमारी कमांड लाइन पे। किसी किसी में दिया जाता है यहाँ से, किसी किसी में अलग जगह से दिया जाता है, ठीक है। तो हर मोबाइल में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, ठीक है। फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे, तो ये लाइन जो हमारी मेन जा रही थी वो जा रही थी हमारी सीपीयू में भी, और जहाँ जहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ दिया जाता है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर इसको दिया नहीं गया है, क्योंकि ये जो रजिस्टर लगा हुआ है वो NC कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारी सिम सेक्शन में भी दी गई है, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वहाँ पे दिया जाता है। तो ये हमारी क्या है, लाइन ओके होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मेन ऑन होने के लिए ये लाइन ओके होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये ओके नहीं रहेगा तो हमारा कोई भी सेक्शन नहीं काम करेगा। क्योंकि देखो ये भी हमारा नेटवर्क सेक्शन की जो VIO की लाइन है उसमें क्या हो रही है, इनपुट हो रही है, अगर देखें तो, ठीक है। तो आप ये इसको हर सूरत में देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये हमारी ओके होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनता है उसके बाद बनेगा हमारा स्लीप क्लॉक। जो हमारा L5 बनता है उसके बाद बनने के बाद ये हमारा क्या बनेगा, स्लीप क्लॉक। तो यहाँ से हम सर्च मार लेते हैं स्लीप क्लॉक, ठीक है, स्लीप क्लॉक। तो स्लीप क्लॉक हम जैसे ही सर्च मारेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, स्लीप क्लॉक। तो यहाँ पर हम जैसे ही सर्च मारे तो ये क्या आ गया हमारा, स्लीप क्लॉक, ठीक है। तो ये जो हमारा है यू 1001, और 1000 जो एक है ये हमारा कौन सा है, सीपीयू है, ठीक है। तो हम जैसे ही इसमें नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारी क्या है, सीपीयू है, और सीपीयू के अंदर ये आ रही है, ठीक है। लेकिन ये दिया गया है कहाँ से, अगर ये दिया गया है पावर आईसी के अंदर से। अगर यहाँ देखें तो PM439, और यहाँ से जो हाउस कीपिंग की जो लाइन है, अगर हाउस कीपिंग का जो सेक्शन है वहां से दिया गया है इस तरीके से, ठीक है।
तो ये स्लीप क्लॉक 1 के नाम से दिया जा रहा है, ये कहाँ जा रही है और इसके बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। क्लॉक और स्लीप क्लॉक को बनने के बाद ये बन रहा हमारा वीरेज L7। क्या बन रहा है? वीरेज L7। तो वीरेज L7 को भी हम सर्च कर लेंगे इस तरीके से, वीरेज L7, ठीक है। तो L7 की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे जगहों पे जाता है, तो इसको हम इस तरीके से नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद अगर देखें तो ये भी हमारी कौन सी लाइन है, 1.8 वोल्टेज की लाइन है। तो यहाँ से हम कॉपी किए और कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो देखो ये भी हमारी कहाँ आ रही है, सीपीयू के अंदर आ रही है, ठीक है। और हमारी एमएमसी ये मतलब यूएसबी के लिए भी जाती है, और भी बहुत सारी जो लाइन होती है सीपीयू की इनपुट रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ देखें तो ये हमारी यूएसबी के लिए 1.8 वोल्टेज दिया जा रहा है, जो कि हमारी कहाँ आ रही है, सीपीयू के अंदर आ रही है। और सीपीयू का जो लोकेशन नंबर है वो है हमारा U1001, ठीक है। तो ये भी हमारी आ रही है सीपीयू के अंदर। फिर इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनता है वो बनता है हमारा वीरेज L2। क्या बनेगा? वीरेज L2, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर वीरेज L2 की बात करें तो 1.2 वोल्टेज है, और इसको कॉपी करेंगे तो ये कहाँ जाएगी, हमारी रैम के अंदर जाएगी। अगर इस तरीके से देखें तो ये हमारा VDD2 है, ठीक है। तो ये भी हमारी कहाँ जा रही है, रैम के अंदर वोल्टेज जा रही है, ठीक है। और इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो जहां जहां और भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां भी दिया जाता है। तो ये सीपीयू में भी जा रही है, ठीक है। और इसके जो रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस, क्योंकि ये जो हमारा रैम है वो LPDDR3 है, ठीक है, लो पावर डबल डाटा रीड, इसका मतलब होता है LPDDR का मतलब। तो जो हमारा रिफरेंस वोल्टेज है 0.6 वोल्टेज, जो इसी वोल्टेज से दिया जा रहा है। अगर हम यहाँ बात करें वीरेज L2 1.2 वोल्टेज, तो यहाँ पर इनपुट होने के बाद यहाँ देखो 4.7 के का रजिस्टर लगा हुआ और एक है हमारा 4.7 के का नीचे रजिस्टर, ठीक है। तो अगर हम 1.2 वोल्टेज को अगर हम कम कर दे, अगर आधा कर दे, तो यहाँ पर बन जाएगा ये 0.6 वोल्टेज। तो 0.6 वोल्टेज किसको दिया जाता है, LPDDR V रिफरेंस LPDDR3 को, ठीक है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज दे दिया जाता है दो डिवाइडर बनाकर। अगर इसका डिवाइडर खराब हो जाए तो हमारा क्या होगा, फोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिफरेंस वोल्टेज नहीं पहुंचेगा। और ये आ रही है हमारी कहाँ, VREF CA, ठीक है, वोल्टेज रेफरेंस सीए के नाम से ये है। और ये हमारी जा रही है LPDDR3, जो कि एक रैम है उसके अंदर आ रही है, ठीक है। अगर ये 0.6 वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेगा तो भी हमारी क्या होगी, रैम काम नहीं करेगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और फिर जो इसके बाद हमारी जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट बनती है वो क्या बनती है, वीरेज L13, वीरेज L13। तो वीरेज L13 की अगर हम बात करें तो वीरेज L13 में 3.075 की वोल्टेज है, और ये हमारी किसके लिए है, यूएसबी के लिए। और अगर हम यूएसबी की बात करें तो ये हमारी जाएगी कहाँ, डायरेक्ट सीपीयू के अंदर। तो यूएसबी के लिए दो वोल्टेज जाती है, एक हमारी 1.8 और एक हमारी 3.0 से लेके 3.3 तक, ठीक है। तो ये वोल्टेज भी इसको मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वोल्टेज भी ना मिले तो भी हमारा क्या है, शट डाउन नहीं होगा, ठीक है। ये होने के बाद फिर इसमें क्या, कौन सा वोल्टेज बनता है हमारा, वीरेज L8। तो वीरेज L8 का जो वोल्टेज है वो हमारा किसके लिए है, 2.9 वोल्टेज है वीरेज L8। और ये जाती है हमारी डायरेक्ट एमएमसी के अंदर, ठीक है। ये कहीं नहीं जा रही है, डायरेक्ट जा रही है एमएमसी के अंदर। और एमएमसी में जो VCC का लाइन है उसमें डायरेक्ट क्या हो रही है, इनपुट हो रही है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये लाइन हमारी LDO की है, कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। इसके बाद फिर बनेगा हमारा वीरेज L11, ठीक है। तो ये जो हमारा वीरेज L11 बनेगा, तो L11 बनने के बाद ये कहाँ जाएगी हमारी, ये जाएगी हमारी सीम सेक्शन के अंदर। तो ये हमारा सीम का है और ये सीम सेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। और जहां जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां वहां जाता है। तो ये इसमें सीम में जा रहा है, किसी किसी में SD कार्ड में भी जाता है, जो हमारा मेमोरी होता है उसमें भी जाता है, ठीक है। तो जहां जहां इसकी रिक्वायरमेंट है वहां वहां दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा बनेगा बेस बैंड क्लॉक। तो बेस बैंड क्लॉक जो है उसको भी हम सर्च कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी LDO लाइन है। तो बेसबैंड क्लॉक को हम सर्च करते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये आ गई हमारी बेसबैंड क्लॉक, ठीक है। तो बेसबैंड क्लॉक में ये देखो, ये हमारा क्या है, सीपीयू है। और ये आ रहा हमारा इधर से बेसबैंड क्लॉक 1। तो ये जो हमारा बेसबैंड क्लॉक 1 है, इस तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये आ रही है हमारी कहाँ से, ये आ रही है हमारी सीपीयू के पावर के अंदर से, ठीक है। ये अगर देखें तो ये हमारा PM439 से जा रहा है कहाँ, सीपीयू के अंदर, ठीक है।
तो अगर बेसबैंड क्लॉक की जो इनेबल लाइन है वो दी जाती है हमारी सीपीयू के अंदर से, तब ये हमारा बेसबैंड क्लॉक आउट करता है। ठीक है, अगर हम इसके इनेबल की बात करें तो इनेबल लाइन क्या हो रहा है, इस तरीके से आ रही है हमारी सीपीयू के अंदर से, और आने के बाद सीपीयू के अंदर से जो हमारा बेसबैंड क्लॉक है वो हमारा सीपीयू के अंदर से आ रहा है, और आने के बाद ये कहाँ जा रही है, हमारी पावर आईसी के अंदर में। तो ये हमारा क्या है, पावर आईसी है, और वो हमारा सीपीयू है। तो इनेबल सिग्नल दिया जा रहा है सीपीयू से, और फिर ये हमारा बेसबैंड क्लॉक जो 1 है, यहाँ से फिर बेसबैंड क्लॉक 1 आउट करके फिर दिया जाता है कहाँ, वापस सीपीयू को। ठीक है, एक्टिव करने के लिए जहाँ जहाँ क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वहाँ दिया जाता है। ठीक है, तो इतना वोल्टेज बनने के बाद फिर इसमें एक और वोल्टेज दिया जाता है सीपीयू को, जो कि पावर ऐसे दिया जाता है, और उसका नाम होता है पावर ऑन रीसेट। ठीक है, और ये हमारी 1.8 वोल्टेज होती है, और ये सबसे लास्ट वोल्टेज होती है। जब पावर ऐसी पूरी रिक्वायरमेंट ओके होती है तब ये पावर ऑन रीसेट बनती है, वरना ये वोल्टेज नहीं बनती है। ठीक है, तो फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद ये कहाँ जा रही है, डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जा रही है। और अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पावर ऐसी चली गई, पावर ऐसी डायरेक्ट चली गई हमारी सीपीयू के अंदर। अगर हम इसके बात करें पीएस होल्ड की, तो पीएस होल्ड जो है वो आ रही है हमारी कहाँ से, सीपीयू से। ठीक है, तो पीएस होल्ड जो है हमारा, ये आ रही है हमारी सीपीयू के अंदर से। अगर हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारी कहाँ ले जाएगी, ये हमारी पावर ऐसी है, और इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद ये हमारी आ रही है, इसके बीच में एक टेस्ट पॉइंट भी दिया हुआ है, इसीलिए उधर चला गया था थोड़ा सा। तो ये जो हमारा उसके बीच में टेस्ट पॉइंट दिया हुआ था, तो ये जो हमारा पीएस होल्ड है ये हमारा कहाँ जा रहा है, ये हमारी आ रही है सीपीयू के अंदर से। तो सीपीयू देखिए, ये हमारा U1001 है, तो ये सीपीयू के अंदर से जाने के बाद ये कहाँ जा रही है, डायरेक्ट पावर के अंदर। तब इसका सीक्वेंस क्या होता है, ऑन होने का पूरा हो जाता है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप अच्छे तरीके से परफेक्ट टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरा ऑफलाइन भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कि आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।